देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था और बड़ा अच्छे से पढ़ाया था, डिटेल में पढ़ाया था और मुझे लगता है कि सबको समझ में भी आया था। अब हम थोड़ा और डिटेल में उसको पढ़ेंगे, है ना, और बढ़िया से आप लोगों को समझ में भी आएगा। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है ना। याद होगा आप लोग, ये फॉर्मूला था फ्लक्स का। यहां पर रिफ्लेक्शन आ रहा है, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और अच्छे से इसको जो है ई एस कोस थीटा लिख सकते हैं। इसकी यूनिट और डायमेंशन भी मैं लास्ट क्लास में ही आप लोगों को बता चुका हूं। यहां पर फाई जो था वो आपका फ्लक्स था, एस जो था वो आपका सरफेस एरिया था, और ई आपका जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड था, और थीटा आपका था एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल था। ये डिटेल में आपको दे चुका था प्रीवियस क्लास में, याद होगा आप लोगों को अच्छे से। आज देखिए, ये जो हमने बात करी थी, ये हमने बात करी थी जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और हमारी जो शेप है वो भी एक रेगुलर शेप है। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, और साथ ही साथ जो हमारा सिस्टम हो वो भी आपका जो है रेगुलर सिस्टम अगर नहीं हो, तो फिर कैसे जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाएगा, उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। एक समझ पा रहे हो मेरी बात को? देखो, नॉर्मली तो अगर आपको दे रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको जो शेप दे रखी, जो सरफेस एरिया दे रखा है वो भी आपका रेगुलर ही है, जिसके बारे में आपको नॉलेज अच्छे से, स्फीयर दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्यूब दे रखा है, क्यूबॉइड दे रखा है, इजीली अगर आप निकाल पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक ऐसी शेप दे रखी जो इरेगुलर है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म नहीं होके नॉन यूनिफॉर्म है, तो इन दैट केस वी कैन नॉट कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। तो उस स्थिति में इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई इरेगुलर शेप है, इरेगुलर जिसका मतलब कोई रेगुलर शेप, ये हम बोल नहीं सकते कि ये क्या है, ये इरेगुलर है। और यहां पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है, या यूनिफॉर्म भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इरेगुलर शेप के लिए बात करते हैं। तो इसका अगर फ्लक्स निकालना है तो इसका डायरेक्टली आप फ्लक्स नहीं निकाल सकते। इसका आप डायरेक्टली फ्लक्स क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि आपको इसका पूरा सरफेस एरिया डायरेक्टली निकालना आता ही नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि शेप का सरफेस एरिया बताओ, तो आप बता सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर इसका सरफेस एरिया कैसे बताएं? अगर ये स्फीयर होता, ये सिलेंडर होता, या रेक्टेंगल होता, या कुछ भी होता जो हमें दिखाई दे रहा होता, तो हम डायरेक्ट बता देते कि भाई इसका सरफेस एरिया क्या होता है। लेकिन आपको तो पता है, हमें पता ही नहीं लग पा रहा है कि ये क्या है, तो फिर इसका सरफेस एरिया हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। अब जब हम इसका सरफेस एरिया डायरेक्टली नहीं बता सकते तो फिर कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन मेथड। जब भी हम कहीं भी उलझ जाते हैं कुछ कैलकुलेट करने में, तो मैथमेटिक्स हमारी हेल्प करती है फिजिक्स में, और एज अ मैथमेटिक्स यहां पर हम काम में लेने वाले हैं इसको, इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन से प्लस निकालने के लिए हम इसमें एक स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे, जिसका सरफेस एरिया हम मान लेंगे ds, स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट। ये क्या है? सरफेस एरिया। ठीक है,
ये जो सरफेस एरिया है इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा होगा, या मैं कहूं कि पूरे में से इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर पास हो रहा है। तो भैया अब हम क्या करेंगे, इस स्मॉल एलिमेंट का ही फ्लक्स निकालेंगे। तो स्मॉल एलिमेंट का जब आप फ्लक्स निकालोगे तो फ्लक्स भी क्या निकलेगा, स्मॉल। नाउ फ्लक्स लिंक्ड थ्रू स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट का फ्लक्स। तो स्मॉल एलिमेंट का फ्लक्स क्या होगा भैया, स्मॉल फ्लक्स के तो डी फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, जब भी स्मॉल की बात आती है तो डी लगा देते हैं, आपको पता है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई वेक्टर, ये सरफेस एरिया पिछली क्लास में हमने एस वेक्टर लिया था, लेकिन यहाँ स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ डी एस वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये स्मॉल फ्लक्स आपको मिला है, अब टोटल फ्लक्स निकालना हो तो आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। नाउ नेट फ्लक्स लिंक्ड थ्रू द सरफेस, या क्लोज सरफेस भी यहां पर लिख सकते हैं। तो फ्लक्स फाई, जैसे यहां फाई लिखेंगे तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और यहां पर अगर ये सरफेस क्लोज हो तो यहां पर एक साइन लगा सकते हैं जिसे हम बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। ये जो सर्कल मैंने बनाया है इसका मतलब ये शेप कैसी है, क्लोज्ड है, चारों तरफ से पैक है। जैसे क्यूब जो होता है वो चारों तरफ से पैक होता है, स्फीयर चारों तरफ से पैक होता है, सिलेंडर चारों तरफ से पैक होता है, जैसे सर्कल पैक्ड नहीं होता है, ओपन सरफेस है। रेक्टेंगल आपका ओपन सरफेस है। तो ये क्लोज सरफेस अगर है तो यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन लगा सकते हैं और फॉर्मूला क्या जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो अगर आपको रेगुलर शेप के लिए फ्लक्स निकालना है तो रेगुलर शेप के लिए तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पहले पढ़ लिया है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है, जिसे आप चाहें तो ई एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। वहां पर ये फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया हमें पता होता है, इसलिए एस में वैल्यू पुट करते हैं आंसर आ जाता है। लेकिन अगर ये होता रेगुलर शेप के लिए, इसके लिए बच्चों रेगुलर शेप और इरेगुलर शेप हो, तो इरेगुलर शेप के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो क्या फॉर्मूला का, इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे। फाई इज इक्वल टू क्लोज, अगर सरफेस क्लोज है तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, या और आगे हम चाहें तो इसको ई डी एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, जहां पर थीटा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस, रेस्पॉन्ड करें बच्चों, रेस्पॉन्ड करें, मेरी बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? रेस्पॉन्ड करें, सभी बच्चे रहे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ गई ना? अरे बहुत सिंपल बात है, मेरे कहने का मतलब इतना सा है, जो फ्लक्स का आपने पढ़ा है वो फ्लक्स हमने फ्लक्स कल ही पढ़ लिया। फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, या फिर इसको चाहें तो आप इसको ई एस कोस थीटा लिख दें, क्योंकि जब भी डॉट प्रोडक्ट हटता है तो वहां पर कोस थीटा तो जरूर आता है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है ये तो। लेकिन ये किसके लिए बेटा, ये केवल है आपका रेगुलर शेप के लिए। अगर इरेगुलर शेप की बात करेंगे तो फ्लक्स के फॉर्मूले में कौन आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन यूज हो जाएगा, यहां एस की जगह डीएस आ जाएगा। उस जो वो जो शेप है उसको छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से बनकर हुआ मिलकर बना हुआ मान लेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जिससे नेट फ्लक्स आ जाएगा। इसको और आगे लिखेंगे तो ये क्या जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा क्लोज इंटीग्रेशन, बस ये है। लेकिन ये किसके लिए फॉर्मूला है, इरेगुलर शेप्स, या शेप्स को डिवाइड करके रेगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको, टोटल फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है, ये आप याद रखें। ठीक है, अब क्लियर है? यस बच्चों, अब क्लियर है? इतनी सी बात थी जो मैंने आपको बड़े से बताई है। बाकी बच्चे भी रेस्पॉन्ड करें भाई, सभी बच्चे। एक बात और बता देता हूं आप लोगों को कि अगर किसी का भी लेक्चर छूट जाता है या नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, वो नहीं ढंग से क्लास अटेंड कर पाता है, तो आप इस ऐप से क्या कर सकते हैं, इसमें आपको लिंक मिल जाएगा
आप इस ऐप को ढंग से चलाना सीख जाएंगे तो वहां जाके उस लेक्चर को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो लगभग 300 MB के आसपास होगा। तो उसको आप दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कल बहुत सारे बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, तो जो भी बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे वो क्या करें, उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि वो जाएं ऐप पर और वहां उसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। मैंने कल कोशिश भी करी कि मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूं वीडियो को, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं सेंड हो पाया। वो 5 मिनट का ही सेंड हो पाता है, उससे ज़्यादा का सेंड नहीं हो पाता, इसलिए व्हाट्सएप पे सेंड नहीं कर पाया मैं। तो आप ऐप से डायरेक्टली डाउनलोड कर लें, उसको देख लें और डिलीट भी कर लें, ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपको मान लो पूरा क्लियर नहीं हुआ है तो दोबारा से आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और फिर भी आपको दिक्कत आती है तो मैं आपको यूट्यूब पे भी इन वीडियोस को शेयर कर दूंगा धीरे धीरे, तो वहां पर भी देख सकते हो आप, लेकिन अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, धीरे धीरे करूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन तो बहुत सारे रहेंगे और बस ये है कि आप लोग पढ़ें कैसे भी करके। एक बार में नहीं समझ में आ रहा था दोबारा देख लें, रिवाइज करते रहें और सभी बच्चे रेगुलरली क्लास में आए। जो बच्चे गैप करेंगे उनको दिक्कत आना तय है, ये आप याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, बंदे ढंग से पढ़ लिया है। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको होमवर्क में और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने नहीं करे होंगे तो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो करे हैं, जैसे पायल ने तो भेजा है मुझे, पायल ने नहीं, सॉरी, प्रेरणा ने नहीं, प्रेरणा ने भी नहीं, पारुल ने मुझे होमवर्क करके भेजा है। 3 क्वेश्चन मैंने दिए थे, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ही क्वेश्चन है तीनों। तो वो तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर रखे हैं, वहां से आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अभी भी मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। सबसे सिंपल क्वेश्चन था कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी थी, ई वेक्टर की वैल्यू। यहां भी मतलब मैं एक्सप्लेन तो करूंगा, 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करके बता रहा हूं मैं आपको। रिफ्लेक्शन आता है यहां पर बोर्ड में, या लिख दो ई वेक्टर इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ आई कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है। इसके अलावा एक स्क्वायर और दे रखा है ना। ये किसकी वैल्यू है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की। स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर ऑफ साइड, जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 10 इंटू 10⁻² मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन हमें एमकेएस में या एसआई में करनी होती है, तो सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर क्या कि ये जो स्क्वायर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, जो ये स्क्वायर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मली रखा हुआ है। बात को समझना आप लोग, है ना, ये बात समझने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड और स्क्वायर जो है वो एक दूसरे के कैसे रखे हुए हैं, एक दूसरे के वो कैसे रखे हुए हैं बेटा, वो नॉर्मली रखे हुए हैं। ठीक है, अब नॉर्मली लिखते ही बच्चों के दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट आता है और वो गलती कर देते हैं। जिन बच्चों ने कर रखा है वो भी ध्यान देंगे, जिन्होंने नहीं कर रखा वो भी ध्यान देंगे। बच्चे ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गया, यानी कि थीटा को 90 डिग्री ले लो, क्योंकि नॉर्मल का मतलब ही क्या होता है, परपेंडिकुलर। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग सही नहीं सोच रहे हो और टेक्निकली भी आप गलत ही सोच रहे हो। कैसे बात करते हैं, देखो इस बात को समझना। अगर ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया, जो लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी, तो मुझे लगता नहीं है कि आप फ्लक्स के क्वेश्चन गलत करेंगे। 2-2 नंबर में फ्लक्स के बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी इसके बनते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है वही मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। वो भी अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, 2-2 नंबर में आए हुए हैं, तो अच्छे यूं नहीं है कि ये यूं सोल्व हो जाएंगे। ये वाला तो फिर भी ठीक है, लेकिन इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो आपको दिमाग तो उनमें भी लगाना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको फ्लक्स लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो उस क्लास को जाके देख लें एक बार, ठीक है, डाउनलोड करके, तो उनको और बड़े से क्लियर हो जाएगा। तो प्लस का आपको अच्छे से आता होगा तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे समझना, और मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। देखिए, मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और स्क्वायर जो है, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है।
दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जो आपका सरफेस है स्क्वायर, वो कैसे रखा हुआ है इसके परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रहा है तो आपको यूं रखना पड़ेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है यूं तो वो यूं रखना पड़ेगा, यूं। नहीं, ये तो हमने क्या रख दिया, पैरेलल रख दिया। तो हमें कैसे रखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर रखने का मतलब क्या है, यूं जा रहा है उसको यूं बना दो, यूं। ये लो परपेंडिकुलर, ये क्या है, स्क्वायर है। बात को समझना। तो हमारे मन में ये क्वेश्चन उठता है कि ये इससे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। ये तो उसने भी कहा कि सरफेस एरिया, सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो हम फटाफट से थीटा 90 डिग्री ले लेंगे, जो कि गलत है। थीटा कभी भी सरफेस के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में नहीं होता है। आप फॉर्मूला लगाइए, प्लस इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, y इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। तो ये जो थीटा है वो किसके बीच में एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है। यहां पर जो एंगल आपने 90 डिग्री निकाला वो किसके बीच में है, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्क्वायर के बीच में। अब स्क्वायर का एरिया किधर एक्ट होता है, नॉर्मली आउटवर्ड्स, 90 डिग्री के एंगल पे बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रही है। तो यहां से प्लस जब आप निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, ई एस कॉस 0। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 3 इंटू 10⁻3। सरफेस एरिया कितना होगा, एक साइड 10 इंटू 10⁻2 स्क्वायर की। तो एरिया कैसे निकालेंगे, दोनों को दो साइड स्क्वायर की स्क्वायर कर देंगे साइड का। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 10 का स्क्वायर इंटू 10⁻4 आ जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा बताइए जरा, 3 - 4 है, ये 5 हो रहा है तो 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर। वोल्ट इंटू मीटर लिख देता हूं डायरेक्ट, वोल्ट इंटू मीटर। ये लो भैया प्लस का गया। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, यस। स्टूडेंट्स बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन क्लियर है क्या, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है, नहीं है तो आप मना कर सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर और नॉट, नाइन्टी डिग्री क्यों नहीं लिया है, ये बात समझ में आई क्या। पारुल के अलावा किसी ने भी रेस्पॉन्ड नहीं किया, बाकी बच्चे भी रेस्पॉन्ड करें भाई। मुझे लगता है कि बात आपको ढंग से क्लियर नहीं हुई है, और समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए प्लस का क्वेश्चन आता है, याद रखें, 1-2 नंबर में, 3 नंबर में भी आता है, लेकिन वो थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि गोसेज एप्लीकेशन भी उसके साथ ऐड हो जाता है। चलो आ गया है बहुत सारे बच्चों को, लेकिन फिर भी एक बार देखिए लॉजिक क्या है। जब भी हमें फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फाई इज इक्वल टू ई एस कोस थीटा। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एस क्या है, सरफेस एरिया, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। ये बात समझने वाली है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया वेक्टर। तो यहां पर आपको इस क्वेश्चन में सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी थी, कितनी दे रखी थी बताइए मुझे, 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और एक स्क्वायर दे रखा था। क्या दे रखा था बेटा, स्क्वायर, जिसकी साइड कितनी थी, लेंथ या साइड आप मान लो, साइड कितनी रखी थी, 10 सेंटीमीटर की, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 10 इंटू 10⁻² मीटर। ये उसकी साइड दे रखी थी, सेंटीमीटर में दे रखी थी, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और ये कहा कि ये जो साइड है और ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर न्यू समझे आप, प्लेन
ऑफ स्क्वायर इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में, जो स्क्वायर का प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो जैसे ही वो परपेंडिकुलर बोलेंगे तो आप थीटा फटाफट से 90 डिग्री ले लोगे, जो कि गलत है। यही मिस्टेक आप लोग करोगे और इसीलिए ये सवाल दिया है, इसमें और कोई विशेष बात है नहीं। तो आपको फिर ये थीटा 90 नहीं लेना है तो कितना लेना है और क्यों लेना है, ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। देखो बच्चों, ये जो एंगल दे रखा है वो स्क्वायर के प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में दे रखा है, जबकि आपको प्लस के फॉर्मूला में जो एंगल रिक्वायर्ड होता है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में होता है। ये आपका प्लेन है। अब आपको तो पता है प्लेन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एरिया की डायरेक्शन होती है। मैंने बताया था आपको एरिया किधर एक्ट करता है। जैसे मान ले एक्स वाई प्लेन में कोई स्क्वायर रखा हुआ है तो एरिया किधर होगा, जेड एक्सिस के अलोंग। वाई जेड में रखा हुआ है तो किधर होगा, एक्स। जो एक्सिस छूटता है उसके अलोंग डायरेक्शन होती है या नॉर्मली आउटवर्ड्स होती है। तो भैया जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूज आ रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपसे कहा कि भैया ये परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो परपेंडिकुलर का मतलब ये ऐसे रखा हुआ होगा स्क्वायर, यूं मान लो। तो ये परपेंडिकुलर है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके प्लेन की बात करें तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन भैया इसका एरिया जो है वो तो नॉर्मली आउटवर्ड्स होता है, परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ होता है। तो ये है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और ये है इलेक्ट्रिक, दोनों सेम आगे। तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर दो, फाई इज इक्वल टू ES cos 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10⁻³ दे रखा है। सरफेस एरिया दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴, इसका स्क्वायर कर दिया भैया मैंने डायरेक्ट, साइड का स्क्वायर करते ना एरिया के लिए। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो प्लस का आपका जाएगा 30 वोल्ट इंटू मीटर। बोलो बच्चों अब समझ में आया? यस, अब समझ में आ गया है। अब तो आ गया होगा यार। हाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आते हैं यहां से। गुड गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन से। क्वेश्चंस आपको मैंने सेंड कर रखे हैं, वहां से भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। यहां पर लिखूंगा नहीं मैं क्वेश्चन को, टाइम वेस्ट होता है। और यहां पर भी पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान लो किसी बच्चे ने उसको नहीं पढ़ा तो भी यहां क्वेश्चन समझ में आ जाएगा उसको, बस मैं लिखवा नहीं रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, देखिए 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, उनमें से एक ही कराऊंगा, एक आपको घर पे करना है। ठीक है, वैसे तो तीनों ही घर पे करने थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब आपने करे नहीं है तो एक तो मैंने करवाई दिया, एक और कराऊंगा, फिर एक बचेगा बस, वो आपको घर पे करना है। वो सेम टू सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट वाले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक मिनट, गुड गुड, आज राहुल नहीं आया, राहुल कल जो बच्चा आया था, चलिए कोई बात। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 5 इंटू 10⁻³ आई कैप। आई कैप का क्या मतलब होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग। आई कैप का क्या मतलब होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग। जे कैप का क्या मतलब होता है, वाई एक्सिस के अलोंग। के कैप का मतलब क्या होता है, जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है न्यूटन पर कूलम। और आपको एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर ऑफ साइड, सेम टू सेम स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड वापस से कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। प्लेस्ड इन प्लेन YZ, और इसे कौन से प्लेन में रखा गया है, YZ प्लेन में रखा गया है। ठीक है, तो फ्लक्स कैलकुलेट करो। फर्स्ट पार्ट में फ्लक्स बोला है आपसे, तो जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ES cos थीटा। तो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो आपको दे रखा है, उसके बाद आपको सरफेस एरिया चाहिए, तो साइड आपको दे रखी है, तो सरफेस एरिया क्या होगा भैया, 10 इंटू 10⁻⁻1, इसकी -2 इसकी साइड हो जाएगी, और इसी का आप स्क्वायर कर देंगे, साइड का स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो 10⁻+2 इंटू 10⁻⁻4, सोल्व करेंगे तो 10⁻2
मीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, थीटा। फ्लक्स जब भी निकालना हो तो तीन चीजों से फ्लक्स निकल जाता है, एक तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा सरफेस एरिया और दोनों के बीच में एंगल। जब भी आप एंगल कैलकुलेट करें तो ये ध्यान रखें कि ये जो एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में, न कि इलेक्ट्रिक फील्ड और स्क्वायर के बीच में। नॉर्मली एंगल में लोग कंफ्यूज होते हैं और मिस्टेक करते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखें। अब यहां पर एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस, देख लीजिए आई केप लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एक्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस के लोग। स्क्वायर जो है वो कौन से प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। स्क्वायर आपका वाई जेड प्लेन में है तो डायरेक्शन किधर होगी, नॉर्मली आउटवर्ड्स, यानी कि एक्स एक्सिस के लोग। यानी कि आपका एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस के लोग और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के लोग। एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये कैसे पता लगा, अरे भाई प्लेन को वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है और डायरेक्शन हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड्स होती, तो जो तीसरा एक्सिस बचता है उसके अलोंग ही डायरेक्शन आएगी, तो वो एक्स बच रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग। तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। कितना होगा बेटा, 0 डिग्री। आप चाहे तो लिख सकते हैं एयर ई वेक्टर एंड एस वेक्टर आर एक्टिंग along x axis, so theta is equal to 0 डिग्री। वैल्यू पुट कर दो, 5 इंटू 10 टू दी पावर 3, सरफेस एरिया 10 टू दी पावर -2 और कॉस 0। सॉल्व करेंगे तो 50 आ जाएगा न्यूटन, सॉरी वोल्ट इंटू मीटर, या दूसरी यूनिट भी आप लगा सकते हैं, ये प्लस का। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं। देखिए कुछ वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अच्छा कर दिया। इसका एक और पार्ट है, इसका ये फर्स्ट पार्ट ही था। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, अगर समझ में आया तो लिखिए यस सर। बढ़िया समझ में आ रहा है ना यार। अरे भाई न्यूमेरिकल करा रहा हूं तुम्हें ऑनलाइन क्लास में, और ये वो न्यूमेरिकल नहीं है, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल नहीं करा रहा भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल करा रहा हूं, है तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही, लेकिन ये सब वो क्वेश्चन है जो रिसेंटली अभी नए नए प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे जो मैंने क्वेश्चन नंबर आपको करवाया था, फर्स्ट जो क्वेश्चन कराया था वो आपका 2016 में आया था, ये 2017 में आया है, और इसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है वो भी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, सिंपल है, 2 नंबर में आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ है। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा, रब कर दूं बच्चों, रब कर दूं। अब तो कोई दिक्कत भी नहीं है, अगर मान लो आप स्क्रीनशॉट भी नहीं लेते हैं तो आप वीडियो लेक्चर में जाके वहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो लेक्चर को आप डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप से, और उसके बाद उसको बाद में देख सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है तो, इसलिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा है ये। कोई किसी की छुट्टी जाती है नहीं देख पाता है तो उसके लिए भी बढ़िया है। अब देखिए नेक्स्ट केस में क्या कहा उसने, ये सब चीज़ें सेम ही रही, लेकिन ये वाई जेड प्लेन में नहीं है। बस इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें उसने ये कहा, ध्यान देना बेटा, सेकंड पार्ट में उसने ये कहा व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ध्यान दो, कुछ नहीं किया उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम टू सेम, लेकिन जो स्क्वायर है उसको जब रखा तो वो उसका जो प्लेन था, किसका, स्क्वायर का प्लेन, जिसके थ्रू आपको फ्लक्स निकालना है, जिसका नेट फ्लक्स आपको निकालना है, उसे 30 डिग्री के एंगल पर रखा, टिल्ट कर दिया 30 डिग्री के एंगल। ये समझने वाली बात है, आप इसको अदरवाइज नहीं लें, ये बहुत समझने वाली बात है, लॉजिकल बात है। यहां पर आप मिस्टेक करेंगे, 100% करेंगे, इसलिए इस बात को आप समझ लें। क्या कहा इसके सेकंड पार्ट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही एक्ट हो रहा है, लेकिन जो स्क्वायर है उसको टिल्ट कर दिया 30 डिग्री के एंगल पर। तो स्क्वायर को किया ना, एरिया को तो नहीं किया, एरिया वेक्टर को तो नहीं किया। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थीटा को 30 डिग्री ले लेते, काम खत्म हो गया, सत्यानाश। ये थीटा नहीं है भाई, उसने प्लेन को टिल्ट किया है, तो ये प्लेन का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल है, प्लेन का इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री एंगल दे रखा है। इट इज नॉट एंगल बिटवीन सरफेस एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ स्क्वायर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर।
और हमें एंगल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में चाहिए होता है, और आपको तो पता है वो परपेंडिकुलर होता है स्क्वायर के, तो इसको 90 में से सबट्रैक्ट कर दो। जब भी एंगल आपको, लॉजिक समझे, लॉजिकली मैंने बात बता दी है कि भैया एरिया वेक्टर स्क्वायर के परपेंडिकुलर होता है, और यहां पर आप प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और यहां पर प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल दे रखा है, तो वो एंगल हमारा थीटा नहीं है, हमारा एंगल थीटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में होता है। यहां जो एंगल दे रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और स्क्वायर का जो प्लेन है उसके बीच में दे रखा है। तो भैया थीटा कैसे निकालेंगे? जब भी ऐसी सिचुएशन दे रखी हो तो आपको एंगल को 90 में से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा ऑलवेज। अगर आपको एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल दे रखा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करो। If angle is given in between electric field and area vector, then we proceed the question taking the value of theta. Okay, but if angle is given in between plane of square, plane of square and electric field, then the angle is subtracted by 90. क्यों सब्ट्रैक्ट करें? क्योंकि वो प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, जबकि हमें उसके एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल चाहिए, तो वो परपेंडिकुलर होता है, तो 90 से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां जो थीटा आएगा वो कितना आएगा? आपको 30 डिग्री दे रखा था एंगल, तो 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब प्लस का निकालेंगे तो प्लस का वापस से वही फॉर्मूला, ES cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड 5 इंटू 10 टू द पावर 3, सरफेस एरिया आपको पता है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दो। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो सोल्व करो भैया, इसको सोल्व करेंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी थी बताओ? 1/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो 25 वोल्ट इंटू मीटर आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? यस, सेकेंड पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? अगर डाउट है तो लिखें, शर्माए नहीं, लिखें। इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं प्लस के, तुम्हारे कुछ और लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, चले ये क्वेश्चंस हो गए। अब एक क्वेश्चन और मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो 3 दिए थे मैंने क्वेश्चंस आपको, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में देखेंगे तो 2 मैंने करवा दिए हैं, एक आप अब करना, सेम टू सेम इसी क्वेश्चन की तरह है वो, तो आपको आ जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वैसे तो आपको पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं जानता हूं आप लोगों ने नहीं किया होगा, इसलिए मैंने एक बार और करवा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक मैं अब इस टॉप चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये समझ लीजिए कि इसी टॉपिक पर है सब कुछ अब आगे, इस टॉपिक के बिना कुछ नहीं है, यूं समझ ले आप, इतना बढ़िया टॉपिक है। पूरा का पूरा सेकंड पार्ट इसी टॉपिक पर बेस्ड है, इसी के आसपास घूमेगा, है ना। तो आपको ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है और जरूरी है। अगर आपने ये बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक का नेम क्या है? गॉसेस थ्योरम। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, साइंटिस्ट था गॉस, उसने ये थ्योरम दी थी, गॉसेस थ्योरम। चलिए पढ़ते हैं कि गॉसेस थ्योरम क्या होती है। व्हाट इज द गॉसेस थ्योरम? बात करते हैं कि गॉसेस थ्योरम होती क्या है। व्हाट इज द गॉसेस थ्योरम? बहुत सिंपल है। सबसे पहले कोई भी फिजिक्स में लॉ या थ्योरम, है ना, या कोई भी कॉन्सेप्ट आप स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो सबसे पहले यह पता लगा है कि इसको अप्लाई कहां किया जाएगा, फ्रॉम वेयर इट इज एप्लीकेबल, ये कहां पर एप्लीकेबल है। अयाज एनी प्रॉब्लम? आपने लिखा है नेट प्लस, नेट प्लस की था बेटा वो। अयाज प्रेरणा, मेरे हिसाब से तो वीडियो लेग नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत वो नेटवर्क की वजह से हो जाता है, तो थोड़ा सा आप मैनेज करें, हो जाएगा सही। रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, हो जाएगा सही।
हाँ अयाज, कोई दिक्कत है बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा। अयाज आप बोल रहे हो कि सर फर्स्ट केस में एंगल को 180 भी ले सकते हैं क्या? यस, ले लीजिए। अगर आप, सुनना अच्छे से मेरी बात को, अगर आप थीटा को 180 लेते हैं तो आपका फ्लक्स माइनस में आ जाएगा, तो भी मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना। ठीक है, लेकिन सिमेट्री से हम एक्स एक्सिस के अलोंग ही उसको लेते हैं तो थीटा 90 आएगा। वो मैग्नीट्यूड वाली बात है, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। cos 180 डिग्री इज ऑल्सो -1, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। और यहां मैग्नीट्यूड की जरूरत ही इसलिए पड़ती है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। आज क्या मेरी बात समझ में आई आपको? वो तो अगर दो क्वांटिटी अगर आप डील कर रहे होते तो फिर दिक्कत थी, फिर हमें -180 डिग्री ही लेना पड़ता, -1 ही लेना पड़ता, क्योंकि फिर एक ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। यहां पर हमसे प्लस का मैग्नीट्यूड पूछा है तो आप 0 लो या 180 डिग्री लो, आंसर वही आएगा। लेकिन अगर आपके पास दो क्वांटिटीज हैं तो उस केस में आपको अगर 180 एंगल है तो 180 लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर एक में दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन यह क्वांटिटी एक ही है। आज मेरी बात क्लियर है? ठीक है, हाँ ले सकते थे आप 180 डिग्री, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अपने डाउट्स पूछते रहे आप लोग, आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैं फटाफट से चेक कर लूंगा। जो भी प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पर समझ में अच्छे से आना चाहिए। भैया 12th क्लास पढ़ रहे हैं, और आपसे पहले वाले बच्चे तो बहुत लकी थे जिनके जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड, पहले तो पोस्टपोन्ड, फिर उसके बाद पोस्टपोन्ड, फिर पोस्टपोन्ड और लास्ट में कैंसिल हुए हैं। तो जैसा उनके साथ हुआ है वैसा अपने साथ हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है। अपन को तो पेपर देना ही पड़ेगा, इसलिए स्टार्टिंग से हार्ड वर्क करें, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचे, वो तो बहुत लक्की बच्चे हैं और 1.5 साल से पढ़ रहे हैं वो, है ना। 12th 1.5 साल तक पढ़ी, 1.5 ईयर तक, और उसके बाद एग्जाम भी नहीं हो रहे हैं। तो मजा आ गया है बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के। अच्छा, बहुत सारे बच्चे दुखी भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा हार्ड वर्क किया था, जिन्होंने पूरी तैयारी करी थी पेंडेमिक सिचुएशन में भी, तो वो थोड़े से दुखी भी हैं। लेकिन अपने साथ तो ऐसा कुछ होगा नहीं, अपन को तो एग्जाम देने ही पड़ेंगे, इसलिए आप सभी लोग फोकस्ड होके और पढ़ें, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले गॉसेस थ्योरम। तो जब भी कोई भी फिजिक्स में लॉ या थ्योरम हम पढ़ें तो एक बात आप समझ ले अच्छे से कि लॉ या थ्योरम जो होती है उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि इसको कहां अप्लाई कर सकते हैं, फ्रॉम वेयर इट इज एप्लीकेबल, कहां पर इसको अप्लाई किया जा सकता है, कहां पर ये एप्लीकेबल है। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि इस लॉ को हम कहां लगाएंगे तो फिर हम इसको पढ़ के भी क्या करेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है वो ये है कि सबसे पहले तो हम ये पता लगाएं कि इस लॉ को कहां अप्लाई कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम ये पता लगाएं कि ये होता क्या है, और फिर उसके बाद उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यही तो होता है फिजिक्स में। हाँ, कैसे पढ़ते हैं फिजिक्स को? फिजिक्स में सबसे पहले थ्योरी दी जाती है, बहुत सारी थ्योरी अलग अलग साइंटिस्ट देते हैं, फिर उस थ्योरी से कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, और फिर उस कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकल फॉर्म में लाया जाता है, और फिर उससे न्यूमेरिकल सोल्व किए जाते हैं। यही तो फिजिक्स को पढ़ने का तरीका है। तो उस तरीकों को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो पता लगाते हैं कि इसको कहां पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, फिर इसका जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका इसकी थ्योरी क्या है, इसका लॉजिक क्या है, फिर उस थ्योरी को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर नए नए न्यूमेरिकल्स इससे डील करेंगे, सॉल्व करेंगे, एप्लीकेशंस इसकी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि गॉसेस थ्योरम को हम अप्लाई कहां कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि गॉसेस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ क्लोज सरफेस which encloses a charge। शायद मेरी बात इतनी अच्छी समझ में नहीं आएगी आप लोगों को। मैंने कहा कि गॉसेस थ्योरम को हम केवल वहां अप्लाई कर सकते हैं जहां पर हमें एक क्लोज सरफेस, क्लोज का मतलब जो चारों तरफ से पैक हो, जैसे कि आपका क्यूब चारों तरफ से पैक होता है, क्यूबॉइड चारों तरफ से पैक होता है, स्फेयर चारों तरफ से पैक होता है, सिलेंडर चारों तरफ से पैक होता है, कौन सभी तरफ से पैक होता है, क्योंकि तरफ तो कितनी होती है तो हम जानते ही नहीं है। सिलेंडर भी सभी तरफ से पैक होता है। तो जो पैक्ड क्वांटिटीज होती है उन्हें क्लोज बोलते हैं। जैसे मैं आपको ओपन क्वांटिटी नहीं, स्टेप्स, ठीक है, और मैं आपको ओपन स्टेप्स का भी एग्जांपल देता हूं। रिंग, आप रिंग में से तो दोनों तरफ से हाथ निकाल सकते हो, बीच में से हाथ निकाल दो रिंग में से, है ना। तो रिंग ओपन स्टेप है, जबकि आपका स्फेयर में से आप नहीं निकाल सकते हो, ये क्लोज स्टेप है, ठीक है। तो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ क्लोज सरफेस विच एनक्लोजेज अ चार्ज, जिसके अंदर चार्ज रखा हुआ हो, जिसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में चार्ज हो,
उसी पर आप ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो बताएंगे सभी बच्चे कहां पर अप्लाई कर सकते हैं गॉसेस थ्योरम को? गॉसेस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ सरफेस विच इज क्लोज्ड एंड चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। जो सरफेस आपकी क्लोज्ड हो, पैक्ड हो और जिसके अंदर चार्ज रखा हुआ हो, उसी के अंदर हम क्या लगा सकते हैं? गॉसेस थ्योरम लगा सकते हैं। और उस क्लोज सरफेस के लिए जो नेट फ्लक्स होता है, अब इसका स्टेटमेंट बोल रहा हूं भैया मैं, सुन लेना। गॉसेस थ्योरम जो है उसमें साइंटिस्ट गॉस ने क्या बताया कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, किसी भी पैक्ड सरफेस के लिए जो नेट फ्लक्स होता है फाई, वो उसके अंदर रखे हुए चार्ज में अगर आप एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड कर दें तो आपको कैलकुलेट हो जाता है। बेसिकली गॉसेस थ्योरम से आप किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं? कि जो चार्ज उसके अंदर है, नेट चार्ज, उसके अंदर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड कर दो। दैट मींस द नेट फ्लक्स लिंक्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 upon epsilon naught times of charge enclosed by that surface। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है तो उस चार्ज को 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो या एप्सिलॉन नॉट से डायरेक्टली डिवाइड कर दो, तो जो क्वांटिटी आपको मिलेगी वो फ्लक्स के इक्वल होगी। ये गॉसेस थ्योरम में आपको बताया गया है। यानी कि बेसिकली गॉसेस थ्योरम फ्लक्स और चार्ज में रिलेशन प्रोवाइड कराती है। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया? फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद रखें यहां पर फाई जो है वो क्या होता है? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्यू क्या होता है? नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, क्लोज सरफेस। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी, पढ़ा हुआ है भैया हमने ये, ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू भी आपको पता रहे तो बहुत अच्छी बात है। क्या वैल्यू थी इसकी? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। याद है, बताया था मैंने, सेकेंड थर्ड लेक्चर में आ गया था। ये वही कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आया बाल गोपालों? अरे समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? एक तो मैं पढ़ाता जा रहा हूं और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो। रेस्पॉन्ड करो अगर समझ में आ रहा है तो। सभी बच्चे, गॉसेस थ्योरम समझ में आ गया? गुड 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 गुड। चले आगे बढ़ते हैं। तो गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? कि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ क्लोज सरफेस। ये केवल क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है और जिसके अंदर चार्ज रखा हुआ हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चार्ज ही नहीं रखा हुआ है तो फिर क्या लगाओगे, क्योंकि चार्ज से तो स्टेटमेंट आ रहा है। चार्ज के बिना आप क्या करेंगे, है ना? तो चार्ज का उसके अंदर होना जरूरी है। तो क्लोज सरफेस के लिए उसने क्या कहा कि जो नेट फ्लक्स होता है फाई, वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है नेट चार्ज एनक्लोज का। या चार्ज में डायरेक्ट आप एप्सिलॉन नॉट डिवाइड कर दो तो नेट फ्लक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब बच्चे कहेंगे सर गॉसेस थ्योरम तो हमें समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया कि क्लोज सरफेस के लिए ही अप्लाई होता है। यहां तक हमारी बात क्लियर है। और ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है। ये लिख दो, ये लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि प्लस का है तो फॉर्मूला है। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, गॉसेस थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म। याद कर लेना भैया, ये आगे भी आएगा आपके काम। इस चैप्टर में तो यही है, इसके अलावा ये मैग्नेटिज्म में भी काम आएगा आपके, इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सर अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस है जिसमें क्या हुआ कि हमें जो सरफेस है वो क्लोज नहीं दे रखी, चार्ज तो है हमारे पास और हमें क्लोज सरफेस नहीं दे रखी, तो क्या फिर उस पर गॉसेस थ्योरम लगा सकते हैं क्या? तो मैं कहूंगा लगा सकते हो भाई। अगर आपको कहीं पर केवल चार्ज दे रखा है और आपको ये नहीं दे रखा कि क्लोज सरफेस है कि नहीं है, क्लोज सरफेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो क्या वहां गॉसेस थ्योरम लगाई जा सकती है? तो मैं कहूंगा यस, लगाई जा सकती है। लेकिन गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले आपको वहां पर क्लोज सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी जो चार्ज को क्या कर रही हो? एनक्लोज कर रही हो। बात समझ में आई?
मैंने आपसे कहा कि गॉसेस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ क्लोज सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ चार्ज। लेकिन अगर हमारे पास चार्ज तो हो, लेकिन वो जो है क्लोज सरफेस के अंदर नहीं रखा गया हो, तो क्या वहां पर गॉसेस थ्योरम एप्लीकेबल है? क्या गॉसेस थ्योरम से हम वहां पर फ्लक्स निकाल सकते हैं? तो मैं कहूंगा यस, निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें वहां पर एक क्लोज सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, अज्यूम करनी पड़ेगी, है ना। और वो जो सरफेस आप इमेजिन करेंगे वो उस चार्ज को पूरे का पूरा पैक करना चाहिए, और वो सिमेट्रिकल भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एसिमेट्रिकल कोई सी भी सरफेस ले ली। एक सिमेट्रिकल सरफेस आप इमेजिन करेंगे उस चार्ज के चारों तरफ, जो उस चार्ज को एनक्लोज करती है, बंद करती है, अपने अंदर पैक करती है। उस सरफेस को, क्योंकि गॉसेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए उस सरफेस का नाम दिया जाता है गॉसियन सरफेस। तो यहां पर एक छोटा सा हमारा नया टॉपिक आता है, छोटा सा है, बहुत मुश्किल है कि इससे रिलेटेड कुछ पूछा जाए, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में है तो हम पढ़ लेते हैं। अच्छा है, गॉसियन सरफेस। व्हाट इज द गॉसियन सरफेस? ये होती नहीं है रियलिटी में, ये इमेजिन करनी पड़ती है, क्योंकि हमें फ्लक्स निकालना है, क्लोज सरफेस दे नहीं रखी है, तो हम इसको इमेजिन करेंगे। क्यों इमेजिन करेंगे? गॉसियन थ्योरम लगा पाए इसलिए इमेजिन करेंगे, इसीलिए इसका नाम गॉसियन सरफेस है। तो इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी की जगह आप हाइपोथेटिकल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इमेजिनरी सरफेस विच एनक्लोजेस, इमेजिनरी क्लोज सरफेस लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्लोज पैक भी होनी चाहिए। क्लोज्ड सरफेस विच एनक्लोजेस, किसको एनक्लोज करती है? चार्ज, इज नोन एज गॉसियन सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गॉसियन सरफेस, आपको बार बार, अरे गॉसियन सरफेस क्या है? क्लोज सरफेस है। गॉसियन थ्योरम लगाने के लिए चार्ज को हमें क्लोज सरफेस के अंदर लाना पड़ता है ना, क्योंकि हम गॉसियन थ्योरम लगा ही नहीं सकते। और जो चार्ज को एनक्लोज करती है, पैक कर देती है अपने अंदर, उसे ही हम क्या बोलते हैं? उस क्लोज सरफेस को। अरे क्लोज सरफेस जो हम इमेजिन करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब इसके भी कुछ रूल्स हैं। रूल्स तो नहीं कहूंगा, आप कोई दूसरी भी ले सकते हैं, लेकिन सिमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम दो टाइप की सरफेसेस यहां पर इमेजिन करते हैं। एक तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मतलब स्फेयर क्लोज होता है ना, इसलिए वो स्फेरिकल सरफेस। और दूसरी हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल, गॉसियन सरफेस। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए जब भी हम गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो ये होगा कि वहां पर चार्ज दे रखा होगा, और चार्ज की जैसे फ्लक्स या फील्ड आपको निकालना होगा। तो चार्ज की जैसे आप फ्लक्स या फील्ड निकालेंगे तो सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी। और गॉसियन सरफेस आपको इमेजिन करनी है तो नॉर्मली दो टाइप की गॉसियन सरफेस ही आपको इमेजिन करनी पड़ती है। आपके सिलेबस में तो यही है, इससे ज्यादा इमेजिन ही नहीं करनी पड़ती, तो इतना ही पढ़ेंगे। या तो स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल। हालांकि होती तो क्वेश्चन में दूसरी आ जाए तो न्यूमेरिकल में जा सकता है, लेकिन डेरिवेशन में तो ये दोनों ही काम आएगी। तो स्फेरिकल कब इमेजिन करेंगे? जब आपका पॉइंट चार्ज दे रखा हो। क्या दे रखा हो? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए कौन सी गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे? स्फेरिकल। या फिर आपको खुद स्फेयर ही दे रखा हो, स्फेयर भी तो पॉइंट जैसा होता है, सर्कल दे रखा हो, तो इन सब के लिए आपको कौन सी गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी है? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। कैसे? जैसे मान लो ये चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इसके चारों तरफ एक स्फेयर बना देंगे। इस स्फेयर को क्या बोल देंगे? इसकी गॉसियन सरफेस। या एक सर्कल दे रखा हो तो उसके चारों तरफ भी गॉसियन सरफेस बना देंगे। स्फेयर दे रखा हो तो उसके चारों तरफ भी एक स्फेयर बना देंगे जो उसको पूरे को पैक कर रहा हो, क्लोज कर रहा हो, तो वो गॉसियन सरफेस का काम करेगा। लेकिन अगर आपको लाइन चार्ज दे रखा हो या प्लेन शीट दे रखी हो या प्लेट दे रखी हो, तो उसके लिए हम बनाएंगे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। जैसे कि लाइन चार्ज है तो इसके लिए आपको गॉसियन सरफेस बनानी है, तो आप स्फेरिकल नहीं बना सकते, इसके लिए सिलेंड्रिकल बनानी पड़ेगी।
इस तरीके से ये सिलेंडर इसको पैक कर देगा चारों तरफ से, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो दो टाइप की गॉसियन सरफेसेस आपके काम आती है। बात समझ में आ रही है क्या? तो देखिए बहुत प्यारे और इंटेलिजेंट बच्चों, लास्ट क्लास में हमने फ्लस्क को पढ़ा था। फ्लस्क को जब पढ़ाया था मैंने, तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस एरिया में से नॉर्मली पास होती है तो उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, है ना। मैथमेटिकल फॉर्म में भी डेफिनेशन दी थी, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, वहां से फॉर्मूला था। यूनिट डायमेंशन हमने कैलकुलेट कर ली थी। फिर इरेगुलर शेप्स के लिए फ्लक्स आज मैंने कैलकुलेट कराया था, उसमें इंटीग्रेशन मेथड को यूज करेंगे। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। वो जो क्लोज का साइन था ना, सर्कल जो बना रहता है उसे क्लोज का साइन बोलते हैं। क्लोज मतलब पैक शेप के लिए, क्लोज शेप के लिए बना, वो इंडिकेट करता है। तो उसके बाद आज हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और उसके बाद गॉसेस थ्योरम हमने स्टार्ट किया था। गॉसेस थ्योरम हमने स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया कि गॉसेस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ क्लोज सरफेस। गॉसेस थ्योरम आपका केवल क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ ओपन सरफेस। एंड फॉर अ क्लोज सरफेस द नेट फ्लक्स लिंक्ड is equal to 1 upon epsilon naught times of total charge enclosed by that surface. Mathematically phi is equal to q upon epsilon naught. Epsilon naught आप जानते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम होता है, जिसकी वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2 होती है। सबको पता है, कूलम्स लॉ में भी काम आया था, इसलिए सबको पता होना चाहिए। अब तक ये पता नहीं है तो आप इसको याद कर ले, जो बच्चे नए हैं प्लीज वो याद कर ले इसकी वैल्यू। वैसे आपको वैल्यू भी याद करने की जरूरत है इसलिए नहीं रहेगी, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल आता है इसका तो इसकी वैल्यू गिवन होती है न्यूमेरिकल में, तो मैं तो कहूंगा कि इसकी वैल्यू भी याद मत कीजिए, ठीक है। और वो तो न्यूमेरिकल आप करोगे तो करते करते अपने आप याद हो जाती है आप लोग। ये गॉसेस थ्योरम की बात थी। अब ये कहा गया है कि गॉसेस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो भैया अगर आपको क्लोज सरफेस नहीं दे रहे, क्योंकि तो फिर क्या करोगे? अगर आपको क्लोज सरफेस नहीं दे रहे, क्योंकि तो सीधी सी बात है, आपको जब अप्लाई नहीं कर सकते गॉसेस थ्योरम को क्लोज सरफेस के बिना, तो आपको सबसे पहले एक क्लोज सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी। और क्लोज सरफेस को इमेजिन करते हैं तो जो क्लोज सरफेस इमेजिन करते हैं वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बेटा? सिमेट्रिकल होनी चाहिए, और उस सिस्टम को पैक करनी चाहिए जिसके अंदर चार्ज एनक्लोज होना चाहिए। तो ऐसी इमेजिनरी सरफेस जो अपने अंदर चार्ज को एनक्लोज यानी कि पैक कर देती है उसे हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। क्योंकि गॉसेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए उस सरफेस को यहां ठीक है। तो दो टाइप की गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करते हैं, या तो आपकी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस या सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आपकी पॉइंट चार्ज सर्कल या स्फेयर के लिए बनती है, स्फेयर और पॉइंट चार्ज ही आपके काम आएगा। बाकी सबके लिए सिलेंड्रिकल, लाइन चार्ज के लिए, प्लेन सीट के लिए, इन सब के लिए आप सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। चलिए बच्चों, अब बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। वीडियो आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, है ना। 2-3 घंटे बाद ही डाउनलोड कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं डाउनलोड करूंगा, मेरी डाउनलोड होगी उसके बाद ही आपकी डाउनलोड होगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो दोबारा से देखना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, और जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको आप घर से सोल्व कर लेना, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय।